हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कोई भी हमारे फ्रेंड्स अगर क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और आइए क्लास में बिना किसी देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे समाज के बारे में। हेडिंग डालिए समाज। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? हेडिंग डालिए समाज। तो ये समाज किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो समाज का परिभाषा आप लोग देख लीजिए। हेडिंग डालिए समाज की परिभाषा। तो नोट करिए, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, यानी कोई शब्द है, दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से अगर कहा जाता तो वहाँ संधि बनता, लेकिन ये दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध नहीं कि शब्दों के मेल को बोल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा समास होगा। ठीक है, वर्ण कहे तो संधि होता है, अगर शब्द कहता है तो समास होता है। तो यहाँ पे हम लोग समास पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। इतना हुआ क्लियर? अब आइए यहाँ पे देखते हैं समास को और अन्य किस नाम से, नहीं कि समास का कार्य क्या है। तो ये संक्षिप्तीकरण क्या है? ये संक्षेप में करता है। ठीक है, समास क्या करता है? संक्षेप में करता है। तो वही यहाँ पे देख रहे होंगे कि समास को संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं समास के भेद। फ्रेंड्स, आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? तो आप लोग हेडिंग डालेंगे समास के भेद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 भेद। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे समास के कुल कितने भेद हो रहे हैं? तो 6 भेद हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग पहला नंबरिंग करिए, पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर लिखेंगे आप लोग द्वंद्व समास। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं फ्रेंड्स? द्वंद्व समास। दूसरा लिखेंगे द्विगु समास। तीसरा लिखेंगे तत्पुरुष समास। चौथा लिखेंगे कर्मधारय समास। पांचवा लिखेंगे अव्ययी भाव समास और छठा लिखेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज को मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। जैसे अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और हम समास के जो भेद हम लोग देखे हैं, द्वंद्व, द्विग, तत्पुरुष और कर्मधारय, बहुव्रीहि, तो अव्ययी भाव, ये सब जो हैं तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग क्या डालने वाले हैं? आप लोग हेडिंग डालेंगे द्वंद्व समास। क्या डालेंगे? यहाँ पे डालिए द्वंद्व समास। हेडिंग आप लोगों ने नोट कर लिया द्वंद्व समास। फ्रेंड्स, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, कौन कौन? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। क्या होता है इसमें? पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करिए, लिखिए। क्या लिखेंगे? लिखिए कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की क्या होती है? प्रधानता। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहां पर अगर जिस समास में ये दिखे आप लोगों को कि ये पूर्व पद और उत्तर पद,
ठीक है, दोनों की प्रधानता हो, यानी कि जितना अगर पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, दोनों की प्रधानता होती है, वहाँ पे क्या होगा, तो वहीं पे तो होगा फ्रेंड्स क्या, द्वंद्व। द्वंद्व मीन्स पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में प्रधानता होती है। ठीक है, इसका कुछ ट्रिक्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये है कि द्वंद्व समास में अधिकतम, यहाँ पे लिखिए, द्वंद्व समास में अधिकतम किसका, तो योजक चिन्हों का लोप होता है। योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं फ्रेंड्स, योजक चिन्ह लोप होता है। और द्वंद्व समास में किसका लोप होता है, तो योजक चिन्ह और लिख देते हैं, और योजक चिन्ह का और का, यानी दोनों का लोप होता है, इसका भी और इसका भी। और फिर एक चीज और होती है इसकी खासियत फ्रेंड्स की, इसका शब्द विलोम भी होना चाहिए। क्या, इसका विलोम शब्द भी हो, शब्द भी हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ट्रिक्स में ये समझिए कि अगर कहीं भी कोई भी अगर आपके सामने शब्द दिया गया हो तो उसमें या तो योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्हों का लोप होगा, यानी कि या तो योजक चिन्ह होगा, या तो उसमें और लगा होगा, या तो वो विलोम होगा, यानी कि योजक चिन्ह भी होगा, और भी लगा होगा, और विलोम भी होगा। अगर तीनों चीज आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप आंख बंद करके द्वंद्व समास ट्रिक्स कर दीजिए। क्या करेंगे, द्वंद्व समास। क्या क्या रहेगा, आप लोग ने ट्रिक्स में क्या क्या देखा, तो आप लोगों ने ट्रिक्स में देखा कि योजक रहेगा, और भी उसमें लग सकता है, और भी रहेगा, और विलोम भी रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नोट करिए, जैसे यहाँ पे हो गया माता पिता, क्या हुआ, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य। ठीक है, पाप और पुण्य। उसी प्रकार से क्या होगा फ्रेंड, सुख और दुख, यहाँ पे लिख लेते हैं सुख और दुख, सुख और यहाँ पे दुख। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि माता और बीच में ये क्या लिखा है, योजक चिन्ह लगा है, भाई और योजक चिन्ह, पाप और पुण्य। ठीक है, ये बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। अब इस योजक चिन्ह को फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी तो हम लिख सकते हैं कि माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, उसी प्रकार से भाई और बहन, भाई और बहन। उसी प्रकार से पाप और पुण्य, उसी प्रकार से सुख और दुख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि कहने का सेंस ये है कि सॉरी इधर हो जाते हैं, कहने का सेंस ये है कि माता पिता, योजक चिन्ह भी है और यहाँ पे और भी लगा है। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी लगा है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक्स में बताया, योजक चिन्ह है और यहाँ पे और भी लगा है, और ये विलोम भी है, माता का पिता, पाप का पुण्य, भाई का बहन। ठीक है, दिन का रात, ये विलोम भी है और योजक चिन्ह भी लगेंगे और भी लगेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो फ्रेंड्स आशा कर रहे होंगे कि आप लोगों को द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। द्वंद्व समास यानी कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है, और ये क्या होते हैं, इनका एक ट्रिक्स है फ्रेंड्स कि इसमें योजक और विलोम शब्द, यानी कि तीनों चीज इसमें शामिल अगर रहें, तीनों चीज देखने को मिले, तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे, आप द्वंद्व समास ट्रिक्स कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, द्वंद्व समास। फ्रेंड्स अब क्या कहते हैं, एक सेकेंड, अब हम लोग दूसरा हेडिंग डालने वाले हैं। हम लोगों ने देखा द्वंद्व समास, अब हम लोग देखेंगे द्विगु समास। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, द्विगु
समास। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे द्विगु समास। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर लिखिए द्विगु समास। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि द्विगु समास किसे कहते हैं और हम कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स द्विगु समास या द्वंद्व समास तो हम लोग पढ़ चुके हैं और उसको यानी कि एक तरह से एग्जाम्पल और ट्रिक्स के द्वारा भी समझ चुके हैं और आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है फ्रेंड्स, द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, संख्यावाची, यानी पूर्व पद संख्यावाची हो वो क्या है, वो हमारा द्विगु समास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइए नोट करिए क्या लिखेंगे, जिस समास में जो पूर्व पद है ये क्या हो, संख्यावाची। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे द्विगु समास कहते हैं। किसे, तो जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो द्विगु समास। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास मतलब संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची, इतना बस दिमाग में रख लेना है। क्या, द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची, द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची, यानी कि इसका जो पहला पद होगा वो संख्यावाची, यानी कि आपको पढ़ने में जब आप उस शब्द को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको संख्यावाची शब्दों का यानी कि प्रतीत होगा, संख्यावाची शब्दों की तरफ संकेत होगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, द्विगु समास। अब यहाँ पे इसका ट्रिक्स लिख लेते हैं। इसका ट्रिक्स क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ट्रिक्स यही होगा कि संख्यावाची शब्दों की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें नोट करिए, संख्यावाची शब्दों की प्रधानता होती है। ठीक है, संख्यावाची शब्दों की प्रधानता होती है, हमारा क्या है, ये द्विगु समास है। फ्रेंड्स अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा नवरत्न, क्या देखा, नवरत्न। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा नवरत्न, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, सप्तद्वीप। क्या देखा, सप्तद्वीप। तीसरा क्या देखा, तीसरा त्रिभुवन। ठीक है, और चौथा क्या देखें, शतमंजिल। क्या है, शतमंजिल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। ये नवरत्न, नवरत्न मीन्स फ्रेंड्स नवरत्नों का समूह। क्या, नौ रत्नों का समूह, इसको क्या कहते हैं, नवरत्न। यहाँ पे 7 द्वीपों का समूह। उसी प्रकार से 3 भवनों का समूह। ठीक है, उसी प्रकार से सप्त मंजिल यानी कि 7 मंजिलों का, 7 मंजिलों का समूह। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, तो जैसे कि आप लोगों ने इसके द्विगु समास की परिभाषा को पढ़ा है कि इसमें पहला जो पद होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, पहला जो पद है वो संख्यावाची है। क्या है, यहाँ पे 9 रत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का। सप्तद्वीप यानी कि 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। सप्तमंजिल 7 मंजिलों का समूह। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा संख्यावाची है।
ठीक है, ये हमारा संख्यावाची। और संख्यावाची शब्द क्या होते हैं? तो संख्यावाची शब्द हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स? हाँ, द्विगु समास होते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे कर्मधारय। क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? अब अगला हम लोग देखेंगे, सॉरी थोड़ी सी लाइट कट गई थी। अगला हम लोग देखेंगे कर्मधारय। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, नोट करिए, कर्मधारय। अब कर्मधारय किसे कहते हैं फ्रेंड्स? कर्मधारय किसे कहते हैं? यानी कि जिस समास में जो पहला पद हो वो विशेषण हो। क्या हो? पहला पद विशेषण हो और जो दूसरा पद हो वो विशेष्य हो। ठीक है, क्या बात आया समझ में? कि जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय। तो नोट करिए, जिस समास में पहला पद विशेषण और जो दूसरा पद है, दूसरा पद कैसा होना चाहिए? दूसरा पद विशेष्य हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्मधारय कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है? इसमें कर्मधारय में क्या है? कर्मधारय में ये है कि पहला पद इसका क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद हमारा विशेष्य होगा। ये हमारा क्या हुआ? ये कर्मधारय हुए। फ्रेंड्स, इसका कुछ ट्रिक्स है, कर्मधारय समास का ट्रिक्स आप लोग देख लीजिए। कर्मधारय समास का ट्रिक्स ये होगा फ्रेंड्स कि इसमें क्या होगा? विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं विशेषता। ये ट्रिक्स हमारा है, विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे फ्रेंड्स, विशेषता बताने वाले समास को क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे विशेषता जो बताने वाले समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय। कर्मधारय पूर्व पद इसका विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। ठीक है, पूर्व पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होगा। और इसका ट्रिक्स ये है कि विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? कर्मधारय बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। कर्मधारय का जो एग्जाम्पल है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे लिखेंगे काली मिर्च। क्या लिखने वाले हैं फ्रेंड्स? काली मिर्च। यानी कि मिर्च की विशेषता बता रही है कि मिर्च कैसी है? काली है। नील कमल, कमल नीला है। कमल के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि नील कमल। उसी प्रकार से यहाँ पे पीतांबर। ठीक है, उसी प्रकार से पीतांबर, उसी प्रकार से चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे फ्रेंड्स? काली मिर्च, यानी कि काली है जो मिर्च। क्या लिखेंगे यहाँ पे? काली है जो मिर्च। ठीक है, क्या है? काली है जो मिर्च। ठीक है, और दूसरा क्या देखने वाले हैं? दूसरा नीला है जो कमल। यहाँ पे लिखेंगे नीला है जो कमल। उसी प्रकार से पीला है जो अंबर, तो पीतांबर। पीला है जो अंबर, इसको क्या बोलते हैं? पीतांबर। उसी प्रकार से चंद्र के समान मुख वाली, क्या?
चंद्र के समान मुख वाली, ये क्या होगा, ये क्या होगा फ्रेंड्स, तो चंद्रमुखी। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिखा है काली मिर्च, तो काली मिर्च को काली है जो मिर्च, इसमें मिर्च की विशेषता बताई जा रही है फ्रेंड्स। मिर्च की विशेषता क्या बताई जा रही है कि काली है जो मिर्च उसे काली मिर्च। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे, काली मिर्च, नीलकमल, पीताम्बर, चंद्रमुखी। काली है जो मिर्च काली मिर्च, नीला है जो कमल नीलकमल, पीला है जो अंबर पीताम्बर, चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी। तो अब हम लोग अगला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अगला हेडिंग क्या डालने वाले हैं फ्रेंड्स आप लोग, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग अगली हेडिंग को डालेंगे, क्या डालेंगे, अव्ययी भाव समास। तो अगला देखने वाले हैं हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में। तो आशा कर रहे होंगे कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथा हेडिंग डालिए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया अव्ययी भाव समास। फ्रेंड्स अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिस समास का जो पूर्व वाला पद है वो क्या हो, अव्यय हो। यानी कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि जिस समास का जो पूर्व पद है, जिस समास का पूर्व पद है, तो पूर्व पद कैसा हो, तो अव्यय हो। पूर्व पद में क्या हो, अव्यय हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक्स आप लोग नोट कर लीजिए। ट्रिक्स में क्या लिखने वाले हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका जो ट्रिक्स रहेगा, तो प्रत्येक उपसर्ग वाला जो शब्द है, ठीक है, ट्रिक्स में क्या लिखने वाले हैं, तो ट्रिक्स में लिखेंगे कि प्रत्येक जो उपसर्ग वाला शब्द है वो क्या है, तो वही तो अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे ट्रिक्स में लिख लीजिए कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि प्रत्येक जो उपसर्ग वाला शब्द है वो क्या होता है, वो अव्ययी भाव होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे अव्ययी भाव को हम यथा स्थान, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, यथा स्थान, नोट करिए, यथा स्थान। उसके बाद यहाँ पे आजीवन, उसके बाद यहाँ पे प्रतिदिन। ठीक है, ये रहा कुछ आपके एग्जाम्पल, यथा स्थान, आजीवन, प्रतिदिन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, यथा स्थान लिख के और मैंने ही कट कर दिया है यहाँ पे, यथा स्थान, देखिए ऐसे होगा, यथा स्थान, आजीवन और प्रतिदिन, ये हमारे क्या है तो अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्थान के अनुसार, क्या होगा फ्रेंड्स, स्थान के अनुसार, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे होगा आजीवन का जीवन भर। ठीक है, उसी प्रकार जो प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन का क्या होगा, ये प्रत्येक दिन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसका ट्रिक्स भी प्रत्येक उपसर्ग वाला, आप कहीं भी, ठीक है,
आप कहीं भी ये देखिए कि कोई भी अगर शब्द आपके सामने है और वो उपसर्ग वाला हो, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके क्या मारना है, तो सीधे ट्रिक्स कर देंगे, क्या करेंगे, अव्ययी भाव। क्या करेंगे फ्रेंड्स, अव्ययी भाव। और इसका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। और इसका ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग देखना चाहते हैं तो ये ट्रिक्स में प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, ठीक है, इसको एकदम कॉन्स्टेंट कर लीजिए। अब हम लोग अगला देखते हैं, पांचवा पढ़ेंगे बहुव्रीहि के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग हेडिंग डालिए बहुव्रीहि समास। तो हम लोग लिखने वाले हैं बहुव्रीहि, नोट करिए। देखिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास। अगर लिखने में कुछ त्रुटियां होगी फ्रेंड्स तो क्षमा करिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक टीचर की वर्क क्या होता है, सीखना और सिखाना। तो फ्रेंड्स हम लोग यानी कि हम सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये है कि जिस समास में यानी कि दोनों पदों यानी दो पद होते हैं, तो दोनों पदों के जो मध्यम से एक यानी कि विशेष यानी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाए। सिंपल में समझ लीजिए कि अगर जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाए, ठीक है, किसकी, तो दो पद दिए हो, दोनों पद के माध्यम से किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाए, वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। यही आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए। जिस समास में दोनों पद के माध्यम से, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दोनों पद के माध्यम से किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो पद हैं और दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जा रही है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, जैसे हम लोगों ने नोट किया, क्या नोट किया, यहाँ पे नोट करते हैं दशानन, ठीक है, दशानन। दशानन किसको बोलते थे, तो रावण को बोलते थे, दशानन। यहाँ पे लिखते हैं नीलकंठ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लंबोदर, ठीक, दशानन, नीलकंठ, लंबोदर, उसके बाद गिरिधर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, गिरधर, यानी गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दशानन, ठीक है, दशानन, तो 10 है मुख जिनके, अर्थात कौन, तो रावण, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 10 है मुख जिनके, अर्थात कौन होंगे, तो रावण। किनके 10 ठो मुख थे, 10 ठो सर किनके थे, तो वे रावण जी के 10 सर थे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, यानी कि वो क्या होंगे, शिव, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पे लिखेंगे नीला है कंठ जिनका, अर्थात यहाँ पे भगवान शिव जी। यानी कि शंकर भगवान को कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात लंबोदर। उसी प्रकार से गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग बहुव्रीहि को समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें न प्रथम पद की प्रधानता होती है न द्वितीय पद की प्रधानता होती है, दोनों के माध्यम से किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। वहाँ पे क्या कहते हैं, उनको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, नीला यानी नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात कौन, भगवान शिव जी यानी कि शंकर भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात लंबोदर। तो अब इसके बाद हम लोग लास्ट एक ठो है उसको पढ़ लेते हैं, छठा वाला, वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का जो भेद है यानी कि उनको भी कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको भी 6 भागों में जैसे कि बांटा गया है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास को। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं, क्या लिखेंगे, तत्पुरुष समास। ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, छठवां पढ़ रहे हैं, और यही हम लोगों का यहीं से एंड हो जाएगा समास। तो तत्पुरुष समास जिस समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, जिस समास में, सॉरी फ्रेंड्स, जिस समास में जो पूर्व वाला पद होता है, पूर्व पद ये गौण होता है फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास ध्यान नहीं दिए, पूर्व पद गौण होता है और उत्तर जो पद होता है जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास से आप लोगों ने क्या समझा कि जिस समास में जो पूर्व पद यानी पहला वाला जो पद होता है वो गौण होता है और उत्तर वाला पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, पहला वाला पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, इसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसके भेद यानी कि तत्पुरुष समास के भेद, तो तत्पुरुष जो समास है तो इनका भेद जैसे कि मैंने बताया 6 होते हैं। ठीक है, कितने हैं, 6 होते हैं। अब यहाँ पे नोट करेंगे कौन कौन, जैसे यहाँ पे लिख लिया कर्म तत्व, कर्म तत्पुरुष, ठीक है, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। जैसे कि आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा तो सेम उसी प्रकार से है संप्रदान तत्पुरुष। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखते हैं अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। उसी प्रकार से देखते हैं संबंध तत्पुरुष, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों से मैंने बोला कि तत्पुरुष जो समास है उसके कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है। कौन कौन है आप लोग भी उच्चारण करके बोलिए हमारे साथ। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास के पहला आप लोग क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष, सॉरी फ्रेंड्स, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये कितने हुए, ये टोटल 6 हुए। तो फ्रेंड्स आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोगों का क्या था, पहला वाला था कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए कर्म तत्पुरुष।
जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं और नोट कर लेते हैं। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। क्या होता है? जो कर्म तत्पुरुष है इसमें क्या होता है? तो इसमें को का लोप होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, तो इसमें ये को है, इसका लोप होता है। इसे क्या बोलते हैं? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, इतना आया समझ में? तो अब हम कैसे समझेंगे कि हमारा कर्म तत्पुरुष है? तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिया मतदान। ठीक है, क्या लिया? मतदान। उसी प्रकार से हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लेंगे फ्रेंड? जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं गिरहकट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतदान को यहाँ पे क्या लिखते हैं? मत को देने वाला। ठीक है, मत को देने वाला। उसके बाद यहाँ पे गिरहकट लिखे हुए हैं, तो गिरह को काटने वाला। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गिरह को काटने वाला, ये हमारा हुआ कर्म तत्पुरुष। अब हम लोग दूसरा देखेंगे करण तत्पुरुष। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? दूसरा हेडिंग डालिए करण तत्पुरुष। ये दूसरा है। तो करण तत्पुरुष फ्रेंड्स, जैसे कि करण तत्पुरुष के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि करण तत्पुरुष में किसका लोप होता है? तो इसमें से का लोप होता है। से का लोप होता है। करण तत्पुरुष में किसका लोप होता है? तो इसमें सो का लोप होता है। कर्म में को का लोप होता है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें से का लोप होता है। अब से का लोप होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे यहाँ पे लिखते हैं जन्म जात। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम कह रहे हैं जैसे जन्मजात, यहाँ पे लिखे मुंह मांगा। ठीक है, जन्मजात हो गया, मुंह मांगा हो गया, गुणहीन। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जन्मजात का क्या लिखेंगे? इसमें से का लोप है। कैसे? जन्म से उत्पन्न। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? जन्म से उत्पन्न। ठीक है, इसमें किसका लोप है? से का लोप है यहाँ पे। मुंह मांगा। ठीक है, मुंह मांगा मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुंह से मांगा। यहाँ भी से का लोप है, ये से। गुणहीन, गुण से हीन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुण से हीन। ये क्या हुआ? गुणहीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? तीसरा, जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिए। क्या डालेंगे? तीसरा रहा संप्रदान। कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें के लिए का लोप होगा। किसका होगा? के लिए। के लिए का लोप होगा। ठीक है, किसका लोप होगा? के लिए का लोप होगा। जहाँ संप्रदान चिन्ह होता है। ठीक है, जहाँ संप्रदान कारक चिन्हों का लोप हो, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखें कि हथकड़ी हो गया या सत्याग्रह हो गया, तो नोट करिए, हथकड़ी, सत्याग्रह, युद्ध भूमि, कुछ भी ऐसे ही हथकड़ी
कड़ी, सत्याग्रह हो गया, यहाँ पे युद्ध भूमि हो गया। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पे के लिए का लोप है, तो इसको क्या बोलेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, संप्रदान तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उसी प्रकार से युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा पेन गिर गया था। युद्ध के लिए भूमि, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या देखें, तो ये हमारा क्या था, संप्रदान तत्पुरुष समास था। अब हम लोग देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अपादान तत्पुरुष समास। तो जो अपादान तत्पुरुष समास है, इसमें अपादान कारक चिन्हों का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष समास में, अपादान तत्पुरुष समास में अपादान जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्हों का क्या होता है, इसमें लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो अपादान है, तो अपादान कारक चिन्हों का लोप हो जाता है अपादान तत्पुरुष समास में। जैसे कि अपादान क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, जैसे कि नहीं अधिकरण, जैसे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से संप्रदान के लिए, और अपादान से अलग होने के अर्थ में, करण से नहीं, करण से जो है वो अलगाव की बात नहीं करता है। जो ये अपादान है, तो ये अपादान जैसे कि ये अलगाव की बात करता है फ्रेंड्स, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में इसका तात्पर्य ये हुआ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम जैसे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए धनहीन, क्या लिए, धनहीन, यानी कि धन से, इसका कहने का सेंस क्या है कि धन से हीन, क्या है फ्रेंड्स, धन से हीन। दूसरा हमने लिख लिया भय भीत, तो इसका कहने का सेंस क्या था, भय से भीत, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने लिखा जन्मांध, तो जो जन्मांध है, तो उसका कहने का सेंस ये है कि जन्म से क्या है, अंधा। तो अपादान यानी कि क्या है, अलगाव की बात करता है, ठीक है। अपादान कारक चिन्ह में किसका लोप होता है, तो से, वो क्या करता है, अलगाव की बात करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास, जो संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें का, के, की, रा, रे, री यानी कि इत्यादि शब्दों का लोप होता है। का भी हो सकता है, की भी हो सकता है, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, इत्यादि शब्दों का लोप होगा। वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे लिखिए, लिख लीजिए थोड़ा सा कि
जहां पर संबंध चिन्हों का लोप होता है, लोप होता है, उसे क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष। उसे ठीक है। तो संबंध का आप लोग पढ़े होंगे का के की रा रे री, तो इत्यादि जो चिन्ह है इनका लोप होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखते हैं प्रेम सागर, यानी प्रेम सागर यानी कहने का सेंस क्या है? प्रेम का सागर। तो इसमें का चिन्ह का लोप हो गया, तो यही का के की रा रे री जो कुछ भी होता है। दूसरा देखिए दिनचर्या, ठीक है। अब तीसरा क्या देखेंगे? दूसरा देख लिया आप लोग दिनचर्या, तीसरा देखेंगे भारत रत्न, ठीक है। तो प्रेम का सागर, दिन की चर्या, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रेम का सागर हो गया, दिन की चर्या हो गई, दिन की चर्या, ठीक है। उसी प्रकार भारत का रत्न, भारत का रत्न, ठीक है, भारत का रत्न। ये हमारा क्या हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स, हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि 5वां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है संबंध तत्पुरुष समास। अब एक ठो आखिरी है और लास्ट, जिसको कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स? आप लोग हेडिंग डालेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे छठा लिख लीजिए अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये जो अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसमें क्या होता है? तो इसमें में पर का लोप होता है। किसका लोप होता है? तो इसमें में का और पर का लोप होता है, ठीक है। किसका? में और पर का लोप होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे फ्रेंड्स अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास को। जैसे नीति निपुण, क्या होगा फ्रेंड्स? नीति निपुण, यहाँ पे लिख लेते हैं नीति निपुण, ठीक है। मैंने लिखा नीति निपुण, शायद हमको लगता है कि हम गलत लिख दिए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नीति निपुण होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या देखने वाले हैं? में पर का लोप होगा, तो नीति निपुण हो गया। यहाँ पे लिखते हैं आत्म विश्वास, ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखते हैं गुण सवार, ठीक है। नीति निपुण, आत्मविश्वास और घुड़सवार। तो नीति में निपुण क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नीति में निपुण, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? आत्म पर विश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखेंगे? घुड़सवार में जो होता है घोड़े पर सवार, उसको क्या बोलते हैं? घोड़े पर सवार, तो उसको क्या बोलते हैं? घुड़सवार। तो ये हमारा रहा अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी जो अधिकरण तत्पुरुष समास है फ्रेंड, इसमें में और पर का लोप होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो जैसे नीति में निपुण, नीति निपुण, आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास,
जैसे घोड़े पर सवारी, तो घुड़सवारी। तो फ्रेंड्स आशा कर रहे होंगे कि आपको मतलब जितना पढ़ाई गई है, जो कुछ चीज़ें मतलब कि समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, अन्यथा जैसी आप लोगों की मर्ज़ी, और अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी कुछ हेल्प हो जाए, और हमारे वीडियो को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर अदर पार्ट भी देखना चाहते होंगे वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जा कर के अदर पार्ट को भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।